students. So now we are going to begin the second phase of Indian national movement. I hope आपने फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ये दोनों ही वीडियोस मेरे देखे होंगे. अगर आपने नहीं देखे हैं बच्चों तो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा, आप एक बार उसको वापस गो थ्रू करें, ठीक है, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे ये प्रोसेस बिगिन हो रहा है ना, हाउ दिस प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म ओवरऑल स्टार्टेड इन द कंट्री. अब बच्चों क्योंकि टॉपिक है सेकेंड फेज, तो मतलब क्या है सेकेंड फेज का. एक्चुअली जब हमारे देश में नेशनलिज्म डेवलप हुआ, जब लव फॉर द कंट्री है ना, जब हमारे देश में डेवलप हुआ तो उसके 3 फेज बताए गए. पहला फेज जिसको हम फर्स्ट फेज कह रहे हैं, इस फेज में अर्ली नेशनलिस्ट थे. अर्ली नेशनलिस्ट आर दोज कांग्रेस मेंबर्स who took part in the formation of the Congress as well as they believed in the constitutional reforms methods. This period was from the 1885 to the 1905. अब जो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1905 से 1916 तक. अगेन 1905 पे ही क्यों? क्योंकि 1905 एक बहुत ही क्रूशियल ईयर है हमारे देश के नेशनल मूवमेंट में. क्यों? क्योंकि इस साल एक बहुत बड़ा, एक ड्रास्टिक ब्रिटिश ऑर्डर आएगा जिससे देश में एकता की भावना, लव फॉर द कंट्री और ज्यादा बढ़ेगी. अंग्रेजों ने सोचा था कि हम देश को डिवाइड और रूल कर लेंगे, हिंदू और मुस्लिमों को बंटवारा करके देश का रूल कर लेंगे, जो कि उनकी पॉलिसी थी, बट यहां पर उनके साथ उल्टा हो गया. और लेट्स सी दिस चैप्टर इन डिटेल. तो द वॉइसरॉय है ना, एट दैट टाइम पीरियड वाज लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1899 से लेकर 1905 में वॉइसरॉय थे, और इन्होंने ही 1905 में डिक्लेयर किया पार्टीशन ऑफ बंगाल. अर्थात बंगाल को क्या कर दो, 2 राज्यों में ब्रेक कर दो. द बंगाल वॉज अ वेरी बिग प्रोविंस, सो दे ब्रोक इनटू 2 सेपरेट प्रोविंसेस. अच्छा, बंगाल उस समय किससे बना हुआ था? बंगाल कंप्राइज्ड ऑफ बंगाल प्रॉपर, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर एंड सम रिमोट एरियाज ऑल्सो. सो इसका मतलब है कि बंगाल उस समय जो था वो आज के बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर और इवन कुछ हिस्सा जो ईस्टर्न स्टेट्स का, आसाम का है, वो भी इसमें इंक्लूडिंग था. तब क्या हुआ? व्हाट डिड दे डू? द पार्टीशन वाज इनटू 2 प्रोविंसेस, है ना. बंगाल को उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया, ब्रेक कर दिया, है ना. कब किया? जुलाई 1905 में इसको डिक्लेयर कर दिया. द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड एज अ पार्टीशन इनटू 2 प्रोविंसेस, है ना. और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? इसको इंप्लीमेंट किया 16 अक्टूबर 1905. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, 16 अक्टूबर 1905, क्योंकि इस दिन को 16 अक्टूबर को डे ऑफ मॉर्निंग, डे ऑफ क्राइम एंड डे ऑफ हड़ताल माना जाएगा, है ना, थ्रू आउट द कंट्री. और लेट्स सी 2 पार्टीशन ऑफ बंगाल किए गए. पहला बंगाल इटसेल्फ, जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल आज कहते हैं, है ना. इस बंगाल में क्या इंक्लूडिंग था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और कलकत्ता को उसकी कैपिटल बनाई गई थी. ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ बंगाल, ठीक है. सेकंड वाज ईस्टर्न बंगाल, है ना. दिस ईस्टर्न बंगाल एंड असम वाज द सेकंड रीजन. इसमें ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल को इंक्लूड किया गया था, बंगाल प्रॉपर को, और असम को इंक्लूड किया गया था, ठीक है. एंड द ढाका वाज इट्स कैपिटल. कलकत्ता वाज कैपिटल ऑफ द बंगाल प्रॉपर एंड ढाका वाज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न बंगाल एंड असम. तो इस तरह से बंगाल को क्या कर दिया अंग्रेजों ने, ब्रिटिश रूल ने इसको 2 पार्ट्स में पार्टिसिपेट कर दिया. इट वाज ऑल डन बाय द ब्रिटिश देन वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन. तो लॉर्ड कर्जन के वैसे भी सारे डिसीजंस बड़े कंट्रोवर्शियल थे, है ना. दे वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस. अब आता है क्या कॉजेज है पार्टीशन के. एक तो वो कॉज देंगे जो ब्रिटिश देंगे, है ना, भाई वो भी अपना रीजन देंगे कि हम लोग क्यों बंटवारा कर रहे हैं, हम तो मना कर रहे हैं उनको, है ना. और एक हम लोग जो रियल रीजन जानते हैं. और लेट्स सी द कॉजेज ऑफ पार्टीशन.
पहला है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल, है ना, अर्थात अंग्रेजों ने इसका क्या रीजन दिया, तो उन्होंने कहा दे गेव द रीजन दैट इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी एज बंगाल वाज टू बिग, बहुत बड़ा है बंगाल, टू बी एफिशिएंटली गवर्न्ड। ये तो हो गया उनका रीजन, ये तो व्हाट दे गिव एज द रीजन कि बंगाल बहुत बड़ा है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना अच्छी तरीके से संभव नहीं है। अब रियल रीजन क्या था, है ना, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन बिलीफ, व्हाट वी बिलीव, व्हाट नेशनलिस्ट बिलीव, क्या मानते थे कि बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ द नेशनलिज्म। सबसे बड़ी बात यही थी, हमारे देश में बंगाल ही सारे नेशनलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट था, यहीं से नेशनलिज्म, है ना, नेशनलिज्म पूरे देश में फैल रहा था। तो इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि पहले इसी को ही क्या करो, ब्रेक कर दो। सो ब्रिटिश वांटेड टू स्टॉप द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म, इस देश में बढ़ती हुई लहर, नेशनलिज्म की जो तूफान जो देश में उभर रहा था, उसको रोकने का एक ही तरीका है, इसी बंगाल को ही क्या करो, तोड़ दो, है ना, वो जो हिंदू मुस्लिम मिलकर के हमसे लड़ रहे हैं, इन दोनों को ही क्या करो, बांट दो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था, क्या रीजन था, क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट, क्यों उन लोगों ने पार्टीशन कर दिया, दे वांटेड टू कर्ब द बंगाली इन्फ्लुएंस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बंगाल वाज द नर्व सेंटर, बंगाल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, तो उनके इन्फ्लुएंस को, उनकी इफेक्ट को कम करने के लिए कैसे, बाय रिड्यूसिंग देम टू माइनॉरिटी। अभी तक तो बहुत बड़े प्रोविंस के रूप में थे, लार्जेस्ट प्रोविंस था देश का उस समय, तो जब उस प्रोविंस को ही तोड़ दिया तो क्या हो गया, अपने आप ही माइनॉरिटी हो गए, छोटे छोटे प्रोविंस बन गए। ठीक है ना। अच्छा, ईस्ट बंगाल हैड द मुस्लिम मेजोरिटी, अंग्रेजों ने क्या चालाकी की, पार्टीशन कैसे किया, पार्टीशन किया ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन किया, धर्म के आधार पे इन बंगाल को पार्टिसिपेट कर दिया, पार्टीशन कर दिया। ईस्ट बंगाल में जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, है ना, उसकी ढाका कैपिटल हो गई, और वेस्ट बंगाल जहां हिंदू मेजोरिटी थी उसको अलग कर दिया। तो इस तरह से दोनों को क्या कर दिया, हिंदू मुसलमानों को उन्होंने डिवाइड एंड रूल के तहत, है ना, बंटवारा करा दिया दोनों में। अब आते हैं इसका इफेक्ट क्या होने वाला है ना, तो ऑब्वियस बताया इसका इफेक्ट मैंने कहा उल्टा ही होगा। अंग्रेजों ने सोचा था कि बंटवारा करके शायद हम हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़ा सकते हैं देश में और उनके बीच में फूट डाल सकते हैं, हमारी यूनिटी को ब्रेक कर सकते हैं, पर इसका इफेक्ट उल्टा भी हुआ, है ना। हमारे देश में एंटी पार्टीशन मूवमेंट बिगिन हो गया, पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। कुछ मेन लीडर्स जो उस समय थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, याद होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना, और पीसी रे सर थे, है ना, पीसी रे, कृष्ण कुमार मित्रा एंड मेनी अदर्स, बहुत सारे थे। सबने क्या किया, पार्टीशन को कंडेम किया। सारे रिफॉर्मर्स, है ना, दे वर बेसिकली द की पर्सनल्स ऑफ द कांग्रेस आल्सो, है ना, इन्होंने इसका विरोध भी किया। अब पीपल का क्या रिएक्शन था, आम जनता का क्या रिएक्शन था, देखें। फर्स्ट पॉइंट, 16 अक्टूबर वाज डिक्लेयर्ड एज अ डे ऑफ मोर्निंग। मोर्निंग मतलब होता है क्राइम, CMOURNING, मॉर्निंग मतलब होता है रोने का दिन, एंड फास्टिंग। पूरे देश में क्या होने लगा, सब लोग इस दिन को दुख मने रूप से मनाने लगे, है ना, और फास्टिंग करने लगे, व्रत रखने लगे। देयर वाज हड़ताल इन कोलकाता, है ना, पूरे कलकत्ता में क्या कर दिया था, काम बंद, हड़ताल कर दिया गया था। एंड पीपल वॉक्ड बेयरफुट, लोग नंगे पैर कहां तक गए, गंगा तक गए और वहां जाके बात किया, एंड दे बात एट द गंगा। क्यों, जस्ट टू सोलमनाइज दैट वी आर टुगेदर, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। वंदे मातरम बिकेम द नेशनल सॉन्ग, और लोग सड़कों पे वंदे मातरम, है ना, ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग है आज भी, वो उस समय क्रिएट हो गया था, है ना। वंदे मातरम एक्चुअली इज a song taken from the novel Anand Mat written by Bankim Chand Chatterjee. ठीक, नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी, जिनको गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक सॉन्ग लिखा इस समय, कंपोज अमार सोनार बांग्ला फॉर दिस ओकेजन, है ना, इस खास पर्पस के लिए, एंटी पार्टीशन को शो करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक सॉन्ग लिखा। आज ये सॉन्ग क्या है, नेशनल सॉन्ग ऑफ बांग्लादेश भी है। जैसे हमारे देश में नेशनल सॉन्ग है ना वंदे मातरम, बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है अमार सोनार बांग्ला, मतलब होता है माय गोल्डन बंगाल। ठीक है, और हिंदूज एंड मुस्लिम्स टाइड राखीज टू ईच अदर, और अंग्रेजों को अपनी सॉलिडेरिटी, अपनी यूनिटी दिखाने के लिए हम लोग ने क्या किया, आपस में राखियां बांधी एक दूसरे को। तो दिस वाज व्हाट
इन जनरल पीपल रिएक्टेड टू द एंटी पार्टीशन। अच्छा, यहां पे बात खत्म नहीं हुई, इसका फिर इंपैक्ट क्या हुआ, इसका क्या असर पड़ा। तो मैंने बताया ना, अंग्रेजों का पर्पस क्या था, हमें लड़ाना था, हमारे बीच में फूट डालना था। तो इफेक्ट ये हुआ, द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू द मासेस। अभी तक तो आम जनता है ना नहीं इन्वॉल्व थी, जो यंग जनरेशन थी, हाउसवाइफ्स थी, है ना, स्टूडेंट्स थे, अभी तक वो इन्वॉल्व नहीं थे, अभी पीजेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, बट मासेस अब जाके इस मूवमेंट में क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। द आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट वाज आल्सो बोर्न। और हमने एक नई विचारधारा से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। अब सिर्फ प्लीडिंग्स नहीं करेंगे, अब सिर्फ प्रेयर्स नहीं करेंगे, अब पेटिशन नहीं देंगे सिर्फ, है ना, अब क्या करेंगे, अब हम बायकॉट करेंगे। बायकॉट का मतलब होता है अंग्रेजी गुड्स का त्याग देना, है ना, बायकॉट त्याग वर्ड से बनाया गया है ना। और क्या करेंगे, स्वदेशी करेंगे, अर्थात भारत के बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, विदेशी गुड्स, फॉरेन मेड गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये दो नए आइडियाज, दो नए कंसेप्ट्स डेवलप हुए इस दौरान। और क्या हुआ, द पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन द फेयर प्ले ऑफ द ब्रिटिश। अभी तक तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो बिलीव करते थे दैट द ब्रिटिश आर ट्रू, दे हैव अ फेयर प्ले एंड दे हैव अ जस्टिस एंड इंटीग्रिटी। अब लोगों का यह सारी सोच क्या होने लगी, मिटने लगी। अब लोगों का अंग्रेजों पर विश्वास उठने लगा। अच्छा, इट एडेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और इससे नेशनल मूवमेंट और बढ़ने लगा, देश प्रेम और बढ़ा बल्कि इससे। एंड क्या हुआ, और एक नए तरह के नेशनलिस्ट, नाम है असर्टिव नेशनलिस्ट। क्या मैंने बोला, असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव नेशनलिस्ट केम टू लीड द मूवमेंट। तो अब जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, है ना, उनके बाद, इसीलिए मैंने कहा ना, एक सेकंड फेज आ गया। अब अर्ली नेशनलिस्ट जो कि अभी तक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से ही बिलीव करते थे, प्रेयर प्लीडिंग्स में बिलीव करते थे, उनको छोड़कर एक नए तरह के नेशनलिस्ट आ जाएंगे जो चाहेंगे कि क्या हो जाए, अंग्रेजों से अब लोहा लिया जाए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना, होम रूल नहीं चाहिए, है ना। तो नाउ अ यंगर एंड न्यूअर जनरेशन ऑफ द नेशनलिस्ट केम इनटू द फोरफ्रंट, है ना। अब नई पीढ़ी आने लगी, नए सोच के लोग आने लगे जो ओल्डर मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से थक चुके थे। तो इसीलिए एक तरह से कांग्रेस में क्या हो जाएगा, बंटवारा भी हो जाएगा। 1907, है ना, एक ऐसा फेज आएगा इसमें जब क्या होगा, सूरत स्प्लिट हो जाएगा। एक सूरत सेशन होगा कांग्रेस का, जहां असर्टिव नेशनलिस्ट जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जिनके बेसिक जो बड़े लीडर्स हैं, उनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल इज लाला लाजपत राय, बाल इज बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल इज बिपिन चंद्र पाल। तो लाल, बाल एंड पाल, दे वर द थ्री मेन नेशनलिस्ट assertive leaders, है ना, those who believe that now we have to take strict measures and we have to include masses into the nationalist movement. ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है बच्चों। 1907 में कांग्रेस का सेशन हुआ सूरत में। अब इस सेशन को इसलिए इंपॉर्टेंस माना गया बच्चों क्योंकि यहां पहली बार ऐसा होगा कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, आपस में झगड़ जाएंगे, एक अटर कंफ्यूजन की सिचुएशन पैदा हो जाएगी सूरत सेशन में। तो आओ देखें वो कैसे हुआ, क्या हुआ। तो असर्टिव नेशनलिस्ट ये वो लोग थे जो यंगर जनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट थे और इनकी विचारधारा जो थी वो ज्यादा रेडिकल बिहेवियर में की थी। दे वांटेड न्यूअर एंड असर्टिव मेथड्स टू बी फॉलोड टू अचीव स्वराज, जबकि अर्ली नेशनलिस्ट थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में बिलीव करते थे, प्रेयर प्लीडिंग्स में बिलीव करते थे। तो असर्टिव नेशनलिस्ट वांटेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट टू बी अडॉप्टेड फॉर द होल कंट्री। उन्होंने स्वदेशी को और बायकॉट मूवमेंट को पूरे देश में लाने की सोची थी। उनका सोचना था कि हमारे पूरे देश में क्या आ जाए, ये मूवमेंट्स स्प्रेड कर दी जाए, सिर्फ कलकत्ता में ही न रहे। अब अर्ली नेशनलिस्ट जो कि ओल्ड कांग्रेस वर्कर्स थे, है ना, जिनका ये बिलीव था कि ये नहीं, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, ये सिर्फ कोलकाता के लिए ही काफी है। अच्छा, दूसरा क्या डिफरेंस हुआ, 1907 तक आते आते
है ना, अब इनके बीच में और कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। क्या होगा, असर्टिव नेशनलिस्ट जो मैंने बताया यंग जनरेशन के जो ये कांग्रेस के लोग थे, जो यंग और न्यू जनरेशन ऑफ की कांग्रेसमैन थे, ये चाहते थे कि लाला लाजपत राय जी, है ना, लाला लाजपत राय जी क्या बन जाए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाए 1907 में सूरत सेशन में। बट क्या हुआ, अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि उस समय राज बिहारी घोष जी बन जाए। नतीजा क्या हुआ, राज बिहारी घोष जी वॉज अपॉइंटेड एंड दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम दी कांग्रेस। मतलब कि अब कांग्रेस में दो तरह के लोग हो गए, एक नेशनलिस्ट, है ना, वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म से बिलीव करते थे, और दूसरे जो असर्टिव नेशनलिस्ट हैं, जो रेडिकल मेथड्स में बिलीव करते थे, वो चाहते मासेस को इंक्लूड किया जाए, है ना, ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो वो घर घर तक पहुंचे, ऐसे लोग थे असर्टिव नेशनलिस्ट। अच्छा, इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ, इस सूरत सेशन का इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि नेशनल मूवमेंट वीक हो गया, है ना, जो ये देश प्रेम का मूवमेंट चल रहा था, एकजुट होकर जो हम लड़ रहे थे अंग्रेजों से, ये मूवमेंट कमजोर हो गया और ब्रिटिश ने इसका फायदा भी लिया। अंग्रेजों ने इस दौरान क्या किया, जब ये स्प्लिट हो गया तो रेडिकल्स को कंप्रेस करने लगे, रेडिकल्स को डराने धमकाने लगे, और जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका फेवर करने लगे, मुस्लिम्स का फेवर करने लगे। तो इस तरह से उन्होंने दोहरी चाल चली, इस सिचुएशन का बहुत उन्होंने फायदा लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब आता है और द असर्टिव नेशनलिस्ट वंस अगेन। तो मैंने पहले बताया, असर्ट करना मतलब होता है अपनी बात पर जिद से पकड़ करके रहना कि नहीं मैं सही हूं और मैं इस बात को मना के रहूंगा, है ना, दैट इज असर्टिव नेशनलिस्ट। तो ये न्यू ईयर और यंगर जनरेशन ऑफ कांग्रेस के लीडर्स थे, दे डिसएग्रीड विद द अर्ली नेशनलिस्ट। दे वर उनके थ्री मेन लीडर्स जो थे, दे वर कॉल्ड एज द ट्रायोस, दे वर कॉल्ड एज द ट्रायोस। लाल, that is Lala Lajpat Rai, Bal, that is Bal Gangadhar Tilak, and Pal, that is Bipin Chandra Pal. They were the famous assertive leaders, है ना, इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ कि असर्टिव नेशनलिस्ट राइज करने लगे, क्यों ये ज्यादा स्प्रेड होने लगे, व्हाट वाज द कॉज ऑफ देयर राइज। तो सबसे पहला रीजन था कि they exposed the true nature of the British rule। अभी तक जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो ये समझ नहीं पाए थे कि द ब्रिटिश इंटरेस्ट। और क्या रीजन है क्यों असर्टिव नेशनलिस्ट राइज होने लगे, द फेलियर ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। जो स्टार्टिंग के जो नेशनलिस्ट लीडर थे 1885 से लेके 1905 तक, वो कुछ बहुत बड़ा कर नहीं पाए, दे कुड नॉट अचीव एनीथिंग सब्सटेंशियल। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने स्वराज हासिल कर लिया, है ना, ऐसा नहीं हुआ कि वो अंग्रेजों से जो मांगे उनको मिल गई। कुछ अचीवमेंट्स थे बट दैट वाज नॉट मच बिग दे अचीव, तो इसीलिए उनके फेलियर का फायदा इनको मिला। ठीक है, तीसरा कारण क्या है, पुअर और वर्सनड इकोनॉमिक कंडीशन। भारत की इकोनॉमिक स्थिति उस समय बहुत खराब थी, यहाँ पे पीजेंट्स की स्थिति बहुत खराब थी, और अंग्रेज क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ क्वीन विक्टोरियाज असेशन टू थ्रोन। मतलब रानी क्वीन विक्टोरिया के 25 साल हुए थे, है ना, राज मुकुट धारण किए हुए, इसका सेलिब्रेशन मना रहे थे, और यहां हम लोग भूखे मर रहे थे। तो क्या कॉन्ट्रास्ट है, दिखा ना, यहां हम लोग मर रहे हैं गरीबी से, टैक्सेस से, है ना, और वहां वो एंजॉय कर रहे हैं। तो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन भी असर्टिव नेशनलिस्ट के ग्रोथ का कारण है, क्योंकि तब मासेस भी इनके साथ जुड़ने वाले हैं। अच्छा, ग्रोइंग कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस। अब हमारे भारतवासी, देशवासी धीरे धीरे क्या हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे, अवेयर हो रहे थे, है ना, उनको भी समझ में आ रहा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ सेक्रीफाइस ही देश को आजाद दिला सकती है। अगर हम अपनी बलिदान के लिए तैयार रहेंगे, है ना, अपनी इज्जत को बचाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए देश को आजाद कराना पड़ेगा। तो लोगों के अंदर ये कॉन्शियसनेस जागने लगा। फिफ्थ रीजन है बच्चों, द नीड ऑफ द मास एक्शन। अब आम जनता भी मैंने पहले ही बताया को जोड़ने वाले कौन थे, असर्टिव नेशनलिस्ट थे। अर्ली नेशनलिस्ट के फेलियर में ये पॉइंट था बच्चों कि क्या फेलियर था उनका, they could not include the masses into the mainstream of the national movement।
और जबकि इनका क्या जोर था, इनका मकसद था कि ऐसा कोई मूवमेंट चलाएं, ऐसा कोई आंदोलन करें जिससे हर घर से लोग जुड़े, गांव से जुड़े, है ना, खेतों से लोग आए, हर फील्ड के लोग आए, और ऐसा हुआ भी। इनके बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को बहुत सपोर्ट मिला मासेस से। इवन स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, द ओनली होप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम मासेस। भारत की उम्मीद भारत के आम जनता से। 6 पॉइंट है बच्चों, इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियंस अब्रॉड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे भारतीय लोगों के साथ न सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी भेदभाव हो रहा था। इसमें एग्जांपल है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वहां पे हमारे साथ क्या किया जाता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स, है ना, हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे अफ्रीका में भी। अच्छा, 7 पॉइंट है बच्चों, द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। इस पॉइंट को मैंने एलोबरेट किया है, इस 7 पॉइंट को एलोबरेट किया है क्योंकि इसमें लॉर्ड कर्जन जी ने क्या क्या किया, है ना। वो 6 साल तक वायसराय थे, पर वो जब तक थे देश में बहुत परेशानी की, रिप्रेशंस लगाए। इंडिया को वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आजाद किया जाए। He never wanted India to get freedom। वो इस पक्ष में ही नहीं थे कभी भी। तो उन्होंने क्या किया, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, एक कानून है, क्या नाम है, द कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 पास कराया। क्या था इसमें, इट रिड्यूस द पावर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम इंडिया। जो हमारे भारत से चुने गए कॉर्पोरेट मेंबर्स थे, उनके पावर्स को, उनकी स्ट्रेंथ को घटा दिया गया। नतीजा क्या हो गया, गिविंग ब्रिटिश अ मेजॉरिटी, और सारा पावर किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास। मतलब चुने जाने के बावजूद भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हम नगर निगम्स में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जाएंगे, चुन करके अपने इंडियंस को भेजेंगे, पर उनके पास क्या है, पावर नहीं है। तो इट फेवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या पास किया, द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास किया। अगेन दिस वाज फेवरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक और भी एक्ट पास किया उन्होंने, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। अगेन ये एक्ट भी कंट्रोल करने वाला एक्ट था। दिस इम्पोज्ड द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ऑन द यूनिवर्सिटीज। उस समय जो इंडियन यूनिवर्सिटीज थी वो सेंटर ऑफ द यंग स्टूडेंट्स थी, सेंटर ऑफ द स्टूडेंट्स हु कुड टेक पार्ट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये एक एक्ट पास कर दिया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर सके यूनिवर्सिटीज को। एंड लास्ट पॉइंट कि व्हाई द असर्टिव नेशनलिस्ट राइज इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, है ना। 1905 इसलिए मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। यहां से लोगों की विचारधारा बदलने लगेगी, अंग्रेजों के प्रति हमारा नजरिया यहां से बदलने लगेगा। अब ये विश्वास हो जाएगा कि वह हमारे भले के लिए नहीं है, वो सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री के लिए यहां पर आए, ठीक है ना। तो 1905 सूरत बंगाल स्प्लिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये पार्ट 1 मैंने बना दिया, किसका, सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट बना दिया, है ना। सेकंड पार्ट इसके बाद में अपलोड करूंगा, ठीक है। आप लोग फर्स्ट पार्ट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं गूगल ड्राइव में, है ना, जो ये बोर्ड पे लिखा गया है, जो मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, वो आपको अपलोड कर दूंगा। गूगल ड्राइव का भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, आप उसको भी जरूर देखें। कुछ मेरे और वीडियोस भी हैं जो मैंने हिस्ट्री और सिविक्स के आपके सब्जेक्ट्स के हैं, उनको भी देखिए, उसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू देन।